Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and here we are learning here it is biology and that is more than a subject. So in this session we are learning morphology of the flowering plant. ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट ही बोलो चाहे एंजियोस्पर्म बोलो, दोनों बोल सकते हो कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और एंजियोस्पर्म। क्यों? क्योंकि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो किसको बिलोंग करते हैं? एंजियोस्पर्म को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इन दिस सेशन आई एक्सप्लेन यू द रूट, लीफ एंड स्टेम। मैंने थोड़ा थोड़ा आपको रूट, लीफ और स्टेम के बारे में बता दिया था क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है। देन आई स्टार्टेड योर सिलेबस। आपका जो सिलेबस है दैट इज इन्फ्लोरेसेंस एंड द फ्लावर। आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस, देन आई टोल्ड यू व्हाट इज फ्लावर। ठीक है, बायोलॉजिकली फ्लावर क्या होता है, फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो मैंने आपको पेडिसिल के बारे में बता दिया था, थैलेमस बता दिया था, कैलिक्स बता दिया था, करोला बता दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट प्लांट पे आ जाते हैं। देखो, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जहाँ पे कैलिक्स और करोला मतलब जो सेपल्स और पेटल्स वो एक मतलब वो अलग अलग नहीं होते। ठीक है, मतलब होता क्या है कि यू कैन नॉट आइडेंटिफाई सेपल्स एंड पेटल्स, क्योंकि एक ही चीज़ होती है, ना सेपल्स होती है ना पेटल्स होती है। बहुत सारे ऐसे फ्लावर होते हैं तो वहाँ पे उसको बुलाते हैं पेरियंथ। ठीक है, तो पेरियंथ का मतलब क्या होता है? व्हेन सेपल्स एंड पेटल्स आर फ्यूज्ड, मतलब वो एक दूसरे से फ्यूज है। मतलब आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि सेपल्स कौन है पेटल्स कौन है। एक्चुअली वो सेपल्स और पेटल्स मिलके क्या बुलाते हैं? पेरियंथ बुलाते हैं। ठीक है, तो जो यही इसी पार्ट को हम क्या बुलाते हैं? पेरियंथ बुलाते हैं, वेयर दीज पार्ट्स आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड। तो अभी हम आगे जो फैमिली के बारे में पढ़ेंगे तो पेरियंथ के एग्जांपल्स और पेरियंथ के और भी हम इसके बारे में और चीज़ें पढ़ लेंगे। क्लियर है? तो हो सकता है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि ये पेरियंथ होता क्या है, दिखता कैसे है। देन आई विल शो यू। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा वेट करेंगे आप, तो मैं आपको शो भी कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में कि पेरियंथ कैसा दिखता है और पेरियंथ होता क्या है। अब आपको पेरियंथ ये तो क्लियर हो गया ना कि मान लो अगर कैलिक्स और करोला नहीं है, ठीक है, तो वो फ्लावर में क्या होता है उसको हम बुलाते हैं पेरियंथ। क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हो तो पेरियंथ के बारे में बता दिया। इसके पहले मैंने कोरोला के बारे में बता दिया था कि पेटल्स क्या होते हैं। दो टाइप के पेटल्स होते हैं, दो टाइप के मतलब उनकी कंडीशन हो सकती है, एक गैमोपेटलस और एक पॉलीपेटलस। ठीक है, तो गैमो का मतलब क्या होता है? जहाँ पे भी गैमो वर्ड आ जाए बायोलॉजी में उसका मतलब होता है फ्यूज्ड, और जहाँ पे भी पॉली वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है फ्री। तो यहाँ पे पॉलीपेटलस मतलब पेटल्स फ्री हैं और गैमोपेटलस मतलब पेटल्स फ्यूज हैं, यूनाइटेड है एक दूसरे से। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एस्टिवेशन है। अब सबसे पहले एस्टिवेशन समझ लो होता क्या है। ठीक है, स्लाइड में पढ़ने से पहले मुझे देख लो कि मैं एस्टिवेशन के बारे में क्या बता रहा हूँ। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना कि नेक को मैंने किससे कनेक्ट किया था? थैलेमस से। और अपने जो फेशियल पार्ट हैं उनको कनेक्ट किया था फ्लोरल अपेंडेजेस से या रोल से, WHORLS। जो फ्लावर में जो पार्ट्स होते हैं उनको रोल्स बुलाते हैं, उससे मैंने आपको कोरिलेट किया था कि जो हमारी जो नेक है वो थैलेमस है। उस पर हमें हमारी जो आइज़ हैं, हमारे जो माउथ है, हमारी जो नोज़ है, हमारी जो आइज़ है, ये सब उस पर अरेंज्ड हैं इन अ प्रॉपर मैनर, एक प्रॉपर मैनर में। ठीक है, अब किसी में ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी ईयर जो है वो यहाँ आ जाए, उसकी आइज़ यहाँ आ जाए, उसका माउथ यहाँ आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता ना। ठीक है, मतलब एनिमल में ये पॉसिबल बहुत कम होता है। ऐसी चीज़ें आप बहुत कम पॉसिबल हो सकती हैं, हो ही नहीं सकती, रेयर है। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन, इसी को क्या बुलाते हैं? अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट फेशियल पार्ट्स ऑन द थैलेमस। ठीक है, ऐसे ही फ्लावर में भी जितने रोल्स होते हैं WHORLS, ठीक है, उनकी जो अरेंजमेंट होती है, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स, और मेनली हम किसकी अरेंजमेंट को देखते हैं? पेटल्स की अरेंजमेंट को देखते हैं या सेपल्स की अरेंजमेंट को देखते हैं। समझ में आया? किसकी अरेंजमेंट? सेपल्स या पेटल्स की अरेंजमेंट किस कंडीशन में? फ्लावर बड में। क्योंकि जब फ्लावर एक बार ओपन हो जाएगा, ठीक है, जब वो ग्रूम हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में आप जो है उसमें वो जो पार्ट्स है ना उसकी अरेंजमेंट प्रॉपर पढ़ नहीं सकते हो। ठीक है, जैसे रोज़ है, अब रोज़ में अगर आप जब उसके पेटल्स एकदम ऐसे हो जाएंगे तो उसकी अरेंजमेंट आप सही से देख ही नहीं सकते। बात समझ में? इसीलिए हमेशा हम बड कंडीशन में अरेंजमेंट को बहुत प्रॉपरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। किसकी अरेंजमेंट? पेटल्स और सेपल्स की अरेंजमेंट। किसके रेफरेंस में? थैलेमस के रेफरेंस में। समझ में? तो थैलेमस के रेफरेंस में जो पेटल्स और सेपल्स की जो अरेंजमेंट होती है दैट इज़ नोन एज एस्टिवेशन। उसी को क्या बुलाते हैं हम? एस्टिवेशन बुलाते हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ सेम रोल। जैसे मेरी फिंगर को देखो, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे से क्या हैं? जुड़े हुए हैं। क्लियर है?
ठीक है। तो इन दोनों की अरेंजमेंट क्या हो गई, इस तरह से अरेंज है, ये देखो इस तरह से। अगर मैं इनको 3 फिंगर ले लूँ तो तीनों एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो इस तरह से क्या है कि जो फिंगर्स हैं वो भी एक दूसरे से क्या है, अटैच है, ये देखो इस तरह से, ठीक है। तो इसी अरेंजमेंट को क्या बुलाते हैं, एस्टिवेशन। क्लियर है, ठीक है। तो एस्टिवेशन कई सारे टाइप के होते हैं। मैं इस समय मेरे पास फ्लावर नहीं है, चाइना रोज़ मिला नहीं आज, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में चाइना रोज़ ढूंढ के आपको ज़रूर दिखाऊंगा एस्टिवेशन। और अगर आपके पास चाइना रोज़ मिल जाए तो आप इस सेशन को चाइना रोज़ के साथ ही पढ़ना, आपको कंफर्म समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे एस्टिवेशन होते हैं, वॉल्वेट है, ट्विस्टेड है, एम्ब्रिकेट है और वैक्सिलरी है। परेशान मत हो, अभी सब समझ में आएगा, बहुत ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ में आ गया ना कि अरेंजमेंट, जैसे मेरे पाम पे ये जो फिंगर की अरेंजमेंट है, समझ में आया नहीं है। तो इस फिंगर की अरेंजमेंट और इस फिंगर की अरेंजमेंट सेम है, समझ में आया नहीं है। तो इसी को क्या बुलाते हैं, एस्टिवेशन। क्लियर है, ठीक है। तो एस्टिवेशन मतलब क्या हो गया कि जो सेपल्स हैं और पेटल्स हैं वो थैलमस पे अरेंज कैसे हैं, उसी को क्या बुलाते हैं हम, दैट इज़ नोन एज एस्टिवेशन। क्लियर। अब पढ़ते हैं आगे कि एस्टिवेशन कैसे कैसे होते हैं, किस किस तरह से एस्टिवेशन होते हैं, ठीक है। अब देखो एस्टिवेशन को आप बहुत सारे तरह से समझ सकते हो। लास्ट टाइम पे मैंने अपने स्टूडेंट्स को क्लास में एक सर्कल बनवा दी। हमने कहा सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ो और एक सर्कल बनाओ। आपने एक गेम जरूर खेला होगा कि सरो सर्कल बना के, वो एक कौन सा गेम होता था जिसमें सर्कल बना के बच्चों को बैठा देते थे और वो हैंकी जो है सबके पीछे जो है वो रखते थे, वो पूछते थे किसके पीछे हैंकी है ना, ऐसा कुछ गेम होता था ना। मैंने भी खेला है लेकिन मैं भूल गया हूँ। तो उसमें क्या होता है, हर एक स्टूडेंट को सर्कल में बिठा देते हैं। तो जान लो तुम लोग क्या हो, तुम लोग पेटल्स हो, ठीक है। तुम लोग पेटल्स हो और पेटल्स को किस में बैठा दिया, एक सर्कल में बैठा दिया। तो सबके जो हाथ हैं वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं। जैसे मेरा हाथ मेरे एडजेसेंट वाले से कनेक्टेड है, ठीक है, टच है। उसका हाथ उसके एडजेसेंट वाले से कनेक्टेड है, उसका हाथ उसके एडजेसेंट वाले से कनेक्टेड है। तो इस तरह से जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं, जितने आप लोग पेटल्स हो, मैं तो आप लोगों को पेटल्स ही बना दिया मैंने, ठीक है। तो जितने भी पेटल्स हैं मतलब आप लोग हैं, तो आप लोग एक दूसरे से क्या है, आप लोग की मार्जिन एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, टच है। और आप लोग एक रिंग में अरेंज हो, देख सकते हो रिंग में अरेंज हो ऐसे टाइप। अगर इसी तरह से पेटल्स भी अरेंज है फ्लावर पे, ठीक है, अगर पेटल्स इसी तरह से अरेंज है फ्लावर पे, तो ऐसे एस्टिवेशन को क्या बुलाते हैं, वॉल्वेट। बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। कैसे याद करते हैं, वॉल्वेट अगर एक रिंग में प्रेजेंट है, रिंग मतलब एक सर्कल में प्रेजेंट है, तो जान लेना वो एस्टिवेशन कैसा है, वॉल्वेट है। देखो समझना ज़रूरी है, समझने के बाद लिखना, उसको एक्सप्रेस करना, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। मेरा मतलब है, मेरा मेन एम रहता है कि आपको समझ में आना चाहिए, चाहे जैसे भी आना चाहिए, ठीक है। तो वॉल्वेट एस्टिवेशन समझ में आ गया कि जो पेटल्स होते हैं ऑफ, अब देखो इसको समझ लो, व्हेन पेटल्स ऑफ अ होल लाई क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, लाई क्लोज टू ईच अदर, दैट इज नाइदर ओवरलैप, एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। मेरी फिंगर को देखो, ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करेंगे, ऐसे होंगे, ठीक है, ये ओवरलैप नहीं करेंगे। इनकी जो मार्जिन होगी वो दूसरे वाले मार्जिन से एकदम ओवरलैप नहीं करेगी, ना ही ओवरलैप करेगी और ना ही ओवरलैप करेगी। समझ में नहीं है, ना ही ओवरलैप होगी और ना ही ओवरलैप करेगी। समझ में आई बात, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे अरेंजमेंट को क्या बुलाते हैं, वॉल्वेट। तो आप सिंपल से याद करोगे कि जब पेटल्स एक रिंग में अरेंज होते हैं और उनकी जो मार्जिन होती है वो एक दूसरे से टच होती है, ना ही नाइदर दे ओवरलैप और नॉर दे ओवरलैप्ड, ओवरलैप नहीं ओवरलैप करती हैं और ना ही ओवरलैप्ड होती हैं, ठीक है। तो ऐसे एस्टिवेशन को क्या बुलाते हैं, वॉल्वेट एस्टिवेशन बुलाते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाओ, ट्विस्टेड। अब देखो ट्विस्टेड दो, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब पहले डायग्राम में देखो, मैंने इस तरह से याद किया था, मैंने अपने स्कूल लाइफ में इसको ऐसे याद किया था, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक मार्जिन अंदर है एक मार्जिन बाहर है, देख सकते हो। अब जैसे आपने सर्कल बनाई थी ना, ठीक है, आपने एक गेम खेलने के लिए सर्कल बनाई थी, आपने बोला अपना एक हाथ अंदर कर लो सर्कल के, एक हाथ बाहर कर लो, एक हाथ अंदर कर लो, एक हाथ बाहर कर लो। ये स्क्रीन बहुत बड़ी नहीं है, नहीं तो मैं ऐसे आपको समझा देता डांस करके, ठीक है। तो एक हाथ अंदर है एक हाथ बाहर है, क्लियर है। तो इस तरह से डायग्राम में भी देख सकते हो कि एक मार्जिन, एक पेटल की एक मार्जिन बाहर है और एक अंदर है। तो मैंने इसको ऐसे याद किया था कि एक अंदर बाहर, ठीक है, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, इस तरह से। तो ट्विस्टेड का मतलब, अब देखो इसको लाइन में समझ लो, समझ में आ गया होगा ना, दिमाग में आ गया होगा। अब देखो, व्हेन वन मार्जिन ऑफ अ पेटल ऑफ अ रोल कवर्स द अदर मार्जिन। अब देखो ये अगर इसका नाम मैं 1 दे दूँ, इसका नाम 1 दे दूँ, ठीक है, और इसका नाम 2 दे दूँ, तो जो 1 वाला है वो 2 वाली की जो मार्जिन है उसको क्या कर रहा है, कवर कर रहा है।
देख सकते हो जो 1 वाला है ये जो है 2 वाली की जो मार्जिन है उसको क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। क्लियर है, एडजेसेंट पेटल की। एंड अदर मार्जिन इज कवर्ड, और जो दूसरी मार्जिन है वो उसकी कवर्ड है। ये देखो यहाँ वाली जो मार्जिन है, इसको अगर मैं 3 नाम दे दूँ, ये तीसरा, तो ये तीसरा वाला उसकी मार्जिन को कवर करके रखा हुआ है। मतलब जो पहला वाला है वो दूसरे की मार्जिन को कवर किया है, तो पहले वाले की भी मार्जिन को किसी ने कवर कर रखा है। किसने? तीसरे नंबर वाले ने। तो ऐसी अरेंजमेंट को क्या बुलाते हैं? ट्विस्टेड। क्लियर है? इस तरह से चाइना रोज़ में अगर आप देखोगे तो आपको ट्विस्टेड तुरंत समझ में आ जाएगा। वैसे भी समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। ठीक है, डायग्राम, इसीलिए मैंने हर एक स्लाइड में डायग्राम लगा दिया है। तो इसको कैसे याद करोगे? एक अंदर एक बाहर। रिंग में अरेंज है, ठीक है, तो उसको क्या बुलाओगे? वॉल्वेट। एक अंदर एक बाहर है तो उसको क्या बुलाओगे? ट्विस्टेड। अब नेक्स्ट आ जाओ, इम्ब्रिकेट। सबसे पहले पढ़ने से पहले डायग्राम पे देखो। अगर तुम देखो तो एक जो पेटल है, ये देखो ये वाला नंबर वन वाला पूरी तरह से सर्कल से बाहर है। तो आपने जो सर्कल बनाई थी गेम करने के लिए, उसमें बोला, एक स्टूडेंट को बोला ऐसा है तुम सर्कल से अंदर बाहर हो जाओ, एक को बोला आपने सर्कल से बाहर हो जाओ, ठीक है, और एक को बोला सर्कल के सबसे अंदर हो जाओ, एक को बोला बाहर हो जाओ और एक को बोला सर्कल के अंदर हो जाओ। तो देख सकते हो 1 नंबर वाला सर्कल के बाहर हो गया, और कौन सा सर्कल के अंदर है? ये देखो, इसको मैं 2 नंबर दे देता हूँ। 2 नंबर वाला सर्कल के अंदर हो गया। बाकी सब क्या है? बाकी सब ट्विस्टेड की तरह है। देखो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, देख सकते हो, ठीक है। तो जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ये 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ठीक है, इस तरह से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। क्लियर है? तो एक जो पेटल है वो क्या हो गया? सर्कल के अंदर हो गया, ठीक है, और एक पेटल सर्कल के क्या हो गया? बाहर हो गया। और जितनी पेटल्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं? ओवरलैप कर रही हैं। तो मैंने इसको ऐसे याद किया था, एक अंदर एक बाहर और सब अंदर बाहर, ठीक है। कितना ईजी हो गया, ठीक है, एक अंदर एक बाहर और सब अंदर बाहर। तो व्हेन बोथ मार्जिन्स ऑफ वन ऑफ द पेटल्स आर कवर्ड बाय अदर, अगर दोनों ही मार्जिन, ठीक है, अगर पेटल से कवर है, एंड बोथ मार्जिन्स ऑफ अनदर वन आर एक्सटर्नल, ठीक है, और जो दूसरा पेटल है उसके दोनों मार्जिन क्या है? बाहर है। समझ में आए? मतलब इसका कहने का मतलब है इस लाइन, दोनों लाइन का, कि एक अंदर और एक बाहर, बस। दैट इज कवरिंग अदर्स, ठीक है। और क्या हो रहा है? कवरिंग अदर्स एंड द रिमेनिंग 3 पेटल्स, 1 मार्जिन इज ओवरलैप्ड, एक मार्जिन उनकी क्या है? ओवरलैप्ड है। द अदर ओवरलैपिंग, एक ओवरलैप है, देखो इसकी मार्जिन देखो यहाँ पे ओवरलैप है, और एक ओवरलैपिंग है, वो ओवरलैपिंग कर रही है। ओवरलैप्ड मतलब पैसिव हो गया, ओवरलैपिंग मतलब एक्टिव हो गया। मैं आपको इंग्लिश भी बता दे रहा हूँ यहाँ पे। ओवरलैप्ड मतलब पैसिव, मतलब वो खुद ओवरलैप हो गया। ओवरलैपिंग वो ओवरलैप कर रहा है। समझ में आए? तो एक्टिव और पैसिव भी पढ़ सकते हो। अगर कहीं पे ओवरलैप्ड लिखा है तो जान लो ये पैसिव है, और ओवरलैपिंग लिखा है तो ये एक्टिव सेंटेंस है। बात समझ में आई? इतना ईजी आपको समझा दिया मैंने, दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह एक बाहर और सब अंदर बाहर, इम्ब्रिकेट, एग्जाम्पल इसका कैसिया हो गया, ठीक है। अब इसी के जस्ट बाद एक और है, लास्ट है वैक्सिलरी, ठीक है। तो वैक्सिलरी समझाने के पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखा दूं, ये वाला देखो। इसमें देखो एक पेटल पूरी तरह से कवर किए हुए हैं, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। जैसे विंग, मतलब एक स्ट्रक्चर अगर पूरी तरह से, 3 शेड आपने देखा होगा इस तरह से, ऐसे, ठीक है, ये पूरी तरह से कवर किए हुए हैं। फिर इसके अंदर देखो एक और हैं, 2 पेटल्स और हैं, फिर इसके अंदर 2 पेटल्स और हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऐसी अरेंजमेंट को वैक्सिलरी कहते हैं, ठीक है। वैक्सिलरी में क्या होगा? एक बाहर, 2 उसके अंदर, 2 उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से वैक्सिलरी हो गया। अब समझ लो, ये पैपिलोनेशियस, अगर कहीं पे भी पैपिलोनेशियस लिखा है तो जान लेना किस टाइप का एस्टिवेशन है? वैक्सिलरी एस्टिवेशन है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 5 पेटल्स, इसमें 5 पेटल्स होते हैं, ठीक है। आउट ऑफ विच 1 पोस्टीरियर मतलब बाहर की तरफ, इज़ लार्जेस्ट, ठीक है, पोस्टीरियर लार्जेस्ट, दैट इज़ नोन एज स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया? स्टैंडर्ड हो गया। ये वाला क्या हो गया? स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, स्टैंडर्ड के बाद 2 लेटरल वंस, उसके अंदर जो है 2 लेटरल वंस पार्शियली कवर्ड बाय स्टैंडर्ड। ये किससे कवर हो रहे हैं? पार्शियली कवर्ड बाय स्टैंडर्ड। ये तो इसको बुलाते हैं विंग, इसी को क्या बुलाते हैं? विंग, ठीक है। ये विंग और एले, ठीक है, विंग और एले। एंड द इनर मोस्ट, जो इनर मोस्ट है वो बोट की तरह शेप बना ले रहा है, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होकर बोट की तरह बना रहे हैं, उसको बुलाते हैं कील। तो स्टैंडर्ड, विंग और कील, इसको विंग और कील अरेंजमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको और क्या बुलाते हैं? पैपिलोनेशियस करोला,
अगर कहीं पे भी पैपिलोनेशियस करोला लिखा है तो जान लेना हो किस एस्टिवेशन में है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन में है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, पी और ग्राम। ठीक है, अगर आपको पी फ्लावर तो अभी मिलने नहीं वाले, ठंडी में मिलेंगे तब देख लेना। ठीक है, तो पी फ्लावर और ग्राम फ्लावर में अगर आप देखोगे तो कौन सा एस्टिवेशन नज़र आएगा, वैक्सिलरी एस्टिवेशन आपको क्या होगा, शो होगा। क्लियर है, तो इस तरह से वैक्सिलरी भी बहुत ईजी है, समझ में आ गया होगा। स्टैंडर्ड, विंग्स और कील, ये 3 पार्ट होते हैं पेटल्स के, तो इसमें आप मार्क कर सकते हो। ये हो गया स्टैंडर्ड, ये हो गया विंग और ये हो गया कील। SWK, ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हो, SW और K। क्लियर है, और की का जो के होता है इसका शेप कैसा होता है, बोर्ड शेप होता है। क्लियर है, देख सकते हो यहाँ पे नीचे ऐसे आके बोट शेप बना लिया, जैसे बोट होती है वैसे बना लिया। क्लियर है, तो इस तरह से वैक्सिलरी भी कंप्लीट हो गया। ये 4 आपके एनसीईआरटी में दिए हैं। जो नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ वो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, उसको बुलाते हैं क्यूनिकल, क्यूनियोनिकल। ठीक है, क्यूनियोनिकल। क्लियर है, तो क्यूनियोनिकल देखो एकदम एम्ब्रिकेट के लगभग लग रहा है, बस इसमें क्या है कि दो जो पेटल्स हैं वो बाहर हैं। देख सकते हो, ये वाला भी पेटल बाहर है और ये वाला भी पेटल बाहर है। ठीक है, और उसके बाद और सब क्या है, ये देखो 2 अंदर है, जो 2 पेटल्स हैं वो बाहर हैं, 2 पेटल अंदर है, केवल एक अंदर बाहर है। तो आप इसमें देख सकते हो ये वाला पेटल, ये डायग्राम, इसको मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दूँ, 1 मिनट। अब देखो, ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझ में आएगा। ये वाला 1 नंबर, ये भी पूरी तरह से बाहर है, और ये देखो 2 नंबर वाला भी बाहर है। ये दोनों बाहर हैं, 1 नंबर और 2 नंबर एकदम रिंग से बाहर है। उसके बाद 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक है, ये दोनों अंदर हैं। एम्ब्रिकेट में क्या पढ़ा था आपने, 1 बाहर होता है 1 अंदर होता है। यहाँ पे 2 बाहर हैं 2 अंदर हैं, 1 अंदर बाहर है, तो इसको क्या बुलाते हैं, क्यूनिनुनकल। ठीक है, क्यूनिनुनकल हो गया। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लियर है, तो इस तरह से हम लोग ने क्या डिस्कस कर लिया, हम लोग ने आज जो है एस्टिवेशन डिस्कस कर लिया। ठीक है, एक जल्दी से मैं एक टॉपिक और कंप्लीट कर दे रहा हूँ। फ्लावर की जो पोजीशन है ऑन द बेसिस ऑफ द ओवरी, मतलब फ्लावर जो होते हैं वो ओवरी के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, जो ओवरी होती है, ओवरी को मैंने क्या बताया था, गायनी, आपको याद होगा। तो मैंने ओवरी को क्या बताया था कि ओवरी को हम नहीं बुला सकते हैं, गायनी। ठीक है, गायनी कहीं पे भी वर्ड आ जाए उसका मतलब क्या होता है, दैट इज़ रिलेटेड टू द फीमेल, वो फीमेल से रिलेटेड होता है। ठीक है, ठीक है, तो गायनी मतलब क्या बताया था, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर कहीं पे भी गायनी लिखा है तो उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब है गायनी। मतलब अगर फ्लावर में अगर कहीं पे गायनी लिखा है उसका मतलब ओवरी से है। क्लियर है, अब आपको देखो मैं समझा रहा हूँ। देखो, जो पोजीशन होती है ओवरी की पोजीशन, जैसे मान लो ओवरी की पोजीशन है और जो सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, सब उसके नीचे से अराइज हो रहे हैं। मतलब ओवरी ऊपर है और उसके नीचे से अगर सेपल्स और पेटल्स अराइज हो रहे हैं, तो इस तरह से ओवरी टॉप पोजीशन पे हुई। बात समझ में नहीं है, जैसे अगर आप चेयर पे बैठे हो और आपने चेयर के नीचे जहाँ पे आप बैठे हो अपने नीचे आपने कुछ कपड़े रख लिए, समझ में आया, कुछ कपड़े रख लो, उन कपड़ों को ऐसे अपने हाथ में ऐसे पकड़ लो, दुपट्टा वगैरह रख लो। ठीक है, और उसको ऐसे अपने मतलब अपने नीचे रख के और उसको ऐसे पकड़ लो। तो ये बताओ कि आपकी जो पोजीशन है वो कपड़े से ऊपर है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपकी पोजीशन टॉप पे है। क्लियर है, समझ में आया। तो इस तरह से पोजीशन ऑफ फ्लोरल लीव्स का मतलब क्या हो गया, वो लीव्स नहीं जो फोटोसिंथेसिस करती हैं। फ्लोरल लीव्स अगर कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब है फ्लोरल के पार्ट्स, सेपल्स, पेटल्स, ये सब। ठीक है, नॉर्मली द कैलिक्स, करोला, एंड्रूशियम, गाइनीशियम, इनकी अरेंजमेंट ऐसे होती है कि कैलिक्स होता है, करोला होता है, एंड्रूशियम होता है, फिर गाइनीशियम होता है, ऐसी अरेंजमेंट होती है। लेकिन ये जो अरेंजमेंट है, ये जो सीक्वेंस मैंने बताया है, ज़रूरी नहीं कि इसी सीक्वेंस में हो, बट इन मेनी फ्लावर द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द फर्स्ट 3 रोल्स, किसकी, कैलिक्स, करोला और एंड्रूशियम, इनकी डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब अलग अलग डिफरेंट हो जाती है ड्यू टू अनयूजुअल ग्रोथ ऑफ थैलेमस। जो थैलेमस है जिस पे सारे पार्ट्स अरेंज हैं, अगर उसकी ग्रोथ बहुत प्रॉपर नहीं हुई, मतलब बहुत सही से नहीं हुई, तो इसका मतलब वो जो है उसकी वजह से पोजीशन अलग अलग हो जाती है। बात समझ में नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से जो अरेंजमेंट होती है उसको बुलाते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ ओवरी की जो पोजीशन होती है, वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं।
क्लियर है। एक बार मैं फिर से बता दूं कि जो ओवरी है, ठीक है, और जो सेपल्स हैं और पेटल्स हैं, उनकी अरेंजमेंट कैसे होती है, मेन यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अब यहाँ पे देख सकते हो ये थैलेमस है, ये सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, स्टेमन है और ये ओवरी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सेपल्स और पेटल्स हैं वो नीचे से, ओवरी के नीचे से अराइज हो रहे हैं, ठीक है। ओवरी ऊपर है और नीचे से सेपल्स, पेटल्स और ये सब क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि आप बैठ जाइए, ठीक है, दुपट्टों वगैरह पे, और दुपट्टे को जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसको ऐसे पकड़ लो, तो हो क्या रहा है कि जो दुपट्टे हैं या कोई भी पार्ट कपड़ा है वो आपके नीचे से क्या हो रहा है, इस तरह से डेवलप हो रहा है। तो आपकी पोजीशन टॉप है, तो इस वाले पोजीशन पे वही होता है। तो अगर किसी की भी पोजीशन टॉप है तो उसको बुलाते हैं हाइपो। समझ में आया? उसकी पोजीशन, अगर आपकी पोजीशन टॉप है तो आपको क्या बुलाएंगे, हाइपो। जब कपड़े आपके नीचे रखे हुए हैं, ठीक है, तो जान लो आप किस कंडीशन में हो, टॉप कंडीशन, सुपीरियर, कपड़े आपके नीचे हैं, तो इसका मतलब है हाइपो, ठीक है। और किसकी पोजीशन ऊपर है, ओवरी की। यहाँ पे किसकी पोजीशन ऊपर है, ओवरी की। अभी मैंने बताया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बुलाते हैं, गाइनी, तो इसको क्या बुला सकते हैं, हाइपोगाइनस। एकदम ईजी हो गया होगा, हाइपोगाइनस। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे देखो अगर, तो जो ओवरी की जो पोजीशन है और जो सेपल्स और पेटल्स की अरेंजमेंट है, जैसे अगर आप जहाँ पे बैठे हो तो आपने कपड़े को नीचे न रख के अपने लैप पे रख लिया, ठीक है, अपने लैप पे रख लिया या अपने ही एकदम एडजेसेंट रख लिया, एकदम अपने लेवल पे रख लिया, नीचे न रख के एकदम लेवल पे रख लिया, ठीक है। तो आपकी जो पोजीशन है और जो कपड़े की पोजीशन है वो एकदम दोनों सेम लेवल पे आ गई। इसको बुलाते हैं पेरीगाइनस, पैरेलल हो गए एक दूसरे से, ठीक है। तो पेरी और गाइनस, पेरी से क्या याद करोगे, पैरेलल, एक दूसरे के एकदम सेम लेवल पे हो गई। तो देख सकते हो जो ओवरी है, जो सेपल्स हैं, ठीक है, यहाँ से अराइज हो रहे हैं, सबकी अरेंजमेंट क्या हो गई, एक सेम लेवल पे हो गई, तो उसको बुलाते हैं पेरी गाइनस। ऐसी कंडीशन में ओवरी को सुपीरियर न बुला के हाफ इन्फीरियर बुलाते हैं, क्योंकि ना ही वो ऊपर है और ना ही वो नीचे है, तो इसलिए हाफ इन्फीरियर बुलाते हैं। यहाँ आ जाओ, यहाँ क्या हो रहा है, ओवरी बेचारी नीचे चली गई, मतलब अब आप जो है वो चेयर के नीचे हो गए और कपड़े उसके ऊपर हो गए। तो आप नीचे हैं, कपड़े वो आपके ऊपर हैं, तो इसका मतलब है इस बार आप जो है टॉप पोजीशन पे नहीं हो, आप कपड़े आपके टॉप पोजीशन पे हैं। तो इसका मतलब है आप नीचे चले गए और आपके ऊपर कपड़े आ गए, आपके ऊपर पार्ट्स आ गए, तो उसको बुलाते हैं ईपी। क्लियर है? इसमें आपकी पोजीशन सुपीरियर है कि इन्फीरियर है? इन्फीरियर है, क्योंकि आप तो नीचे चले गए। कोई नीचे चला गया तो उसको क्या बुलाते हैं, इन्फीरियर हो गया। समझ में आई बात? ठीक है, तो इस तरह से इन्फीरियर समझ में आ गया। 3 मैंने समझा दिए। पहला क्या है, हाइपोगाइनस, दूसरा है पेरीगाइनस और तीसरा क्या है, ईपीगाइनस। हाइपोगाइनस में ओवरी जो होती है वो सुपीरियर होती है, ठीक है, और यहाँ पे हाफ इन्फीरियर होती है और यहाँ पे इन्फीरियर होती है पूरी तरह से। क्लियर है? देखो नीचे एग्जाम्पल भी लिख रखा है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और ईपीगाइनस। पिक्चर में समझ में आ गया? अब यहाँ आ जाओ, हाइपोगाइनस जल्दी जल्दी मैं आपको पढ़ के समझा दे रहा हूँ। इन अ हाइपोगाइनस फ्लावर द ओवरी ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन ऑन द थैलेमस while the stamen, petals and sepals are separated and successively inserted below the ovary। वो नीचे से क्या हो रहे हैं, एराइज हो रहे हैं, तो इसको बुलाते हैं हाइपोगाइनस। पिक्चर में भी आप देख सकते हो। एग्जाम्पल क्या हो गया, चाइना रोज। नेक्स्ट पेरीगाइनस। पेरीगाइनी में क्या होगा, इन दिस कंडीशन द मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रोज अपवर्ड। उसके जो थैलेमस की मार्जिन है वो ऊपर की तरफ चली गई और एक कप शेप बना लिया, जिसको कैलिक्स बुलाते हैं। कप शेप बना लिया, कैलिक्स, ठीक है। इसने पूरी तरह से ऐसे इनक्लोज कर लिया, ठीक है। ये देख सकते हो, इसमें इस तरह से बना रहा है ना, इस तरह से इनक्लोज कर रहा है, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है, जो ओवरी है, वाइल द अपर पार्ट रिमेन फ्री इट कैरिंग विद सेपल्स, मतलब ओवरी ही, सेपल्स भी उसी लेवल पे आ रहा है, पेटल्स भी उसी लेवल पे आ रहे हैं, तो उसको क्या बुलाते हैं, पेरीगाइनस। ऐसी कंडीशन में जो ओवरी होती है वो हाफ इन्फीरियर होती है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, रोज़। ईपीगाइनस में आ जाओ, ईपी में वही हो गया, देख सकते हो। इन दिस कंडीशन द मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रोज फर्दर अपवर्ड, उसकी मार्जिन और अपवर्ड चली जाती है, कंप्लीटली इनक्लोजिंग द ओवरी, और वो पूरी तरह से ओवरी को क्या कर लेती है, एनक्लोज कर लेती है। एंड गेटिंग फ्यूज विद इट एंड बियर सेपल्स, और उसी के ऊपर सेपल्स आ जाते हैं, पेटल्स आ जाते हैं, स्टेमन्स आ जाते हैं एबव द ओवरी। थैलेमस ने ओवरी को क्या कर लिया, एनक्लोज कर लिया, और उसी के लेवल से क्या ग्रोथ हो रही है, सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन्स, इनकी ग्रोथ हो रही है, मतलब उसके ऊपर ग्रोथ हो रही है। ऐसी ओवरी को क्या बुलाते हैं, इन्फीरियर। क्लियर है? और एग्जाम्पल हो गया सनफ्लावर। इसके सिंबल भी होते हैं। अगर मान लो जी लिखा है तो जी का मतलब हो गया गाइनीशियम, मतलब ओवरी। अगर गाइनीशियम के ऊपर ऐसे लाइन खींची है तो जान लेना गाइनीशियम नीचे है, इसका मतलब है
ओवरी इन्फीरियर है, तो आप सिंबल के फॉर्म में भी याद कर सकते हो। इसका जो सिंबल है, क्योंकि हाफ है तो आप बीच में ऐसे लाइन बना दो, ना ही गाइनीशियम ऊपर है ना ही नीचे है, हाफ इन्फीरियर है, ठीक है। और यहाँ पे सुपीरियर है तो गाइनीशियम ऐसे और ये, ठीक है, टॉप पोजीशन पे है। तो गाइनीशियम के नीचे अगर आपने लाइन खींच दी तो वो किसका सिंबल हो जाएगा, हाइपोगाइनस का। तो इस तरह से आज मैंने दो चीज़ें आपको बता दी, एस्टिवेशन और दूसरा क्या बता दिया, पोजीशन ऑफ द फ्लोरल रोल्स, स्टेमन्स एंड अदर। ऑन द basis of that position, how many type of flowers are there? There are 3 type of flower, hypogynous, perigynous and epigynous। तो इस तरह से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कंफर्म है, आपको डाउट नहीं होगा। आई एम कंप्लीटिंग दिस सेशन, बस प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, मैक्सिमम शेयर करो, जितने भी स्टूडेंट्स नहीं अभी ज्वाइन कर पाए हैं वो ज्वाइन कर लें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द नेक्स्ट वीडियो। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको नोटिफिकेशन अपने आप आ जाएगी। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से मैं सेशन को कंप्लीट कर रहा हूँ। स्टे एट योर होम, स्टे फिट, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, लव यू, गुड बाय।